फ्रेंड्स, मैं ओपी जगुका संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में आगामी संगणक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को शेड्यूल के अंतर्गत बताया गया था, यहां पर 23 तारीख से ऑनलाइन कोर्स विधिवत शुरू है और जैसे ही टॉपिक पूरा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है उस पर हम लगातार परिचर्चा करते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र विषय का एक पर्टिकुलर टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, इसके जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं या संबंधित निकाय ने आज तक जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी प्रश्नों की हम परिचर्चा करते हैं। जबकि ऑनलाइन जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के ऐप पर कल मैंने ये सारे प्रश्न आपके लिए अपलोड कर दिए थे और इस आशा में कि आप सेल्फ इनकी तैयारी करोगे और जो भी लीकेजेज है, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो उसका रीजन पाने की कोशिश करोगे। जब तक कि मैं औपचारिक रूप से शुरू करूं, कमलेश, सोनू, राकेश, आप सभी का स्वागत है। फटाफट बने। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट के गलत होने की संभावना पूरी होती है। तो आज का ये वीडियो आगामी संगणक की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है और कम से कम ये मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन आज के वीडियो से आप सही कर पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आपका स्वागत करते हुए मैं आज की इस प्रश्न श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख, एंजिल का नियम क्या बताता है? एंजिल का नियम क्या बताता है? तो दोस्तों, मैंने आपको मांग फलन बताया था, dx इज ए फंक्शन ऑफ px, py एंड m। इस बात का यह तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण मौद्रिक आय से वस्तु x को और वस्तु y को उनकी कीमत देकर अगर खरीदे तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग, किसी भी वस्तु की मांग इन तीनों ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, यानी x वस्तु की कीमत पर, अन्य y वस्तु की कीमत पर और उपभोक्ता की मौद्रिक आय पर। अब ये जो एंजिल नाम के अर्थशास्त्री हैं, एंजिल ने उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या की। इसलिए इसे एंजिल वक्र भी कहते हैं। तो एंजिल वक्र इस आधार पर देखिए, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तब इसका और इसका रिलेशन ये कहलाएगा कीमत मांग। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो तो इसका और इसका रिलेशन ये कहलाएगा आय मांग। तो एंजिल वक्र को आय मांग के नाम से भी जानते हैं। आय मांग का मतलब वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन हुआ है। तो हो सकता है x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत कांस्टेंट रहे और उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन हो जाए, तो फलस्वरूप इसके भी वस्तु की मांग में परिवर्तन आएगा। तो एंजिल का नियम क्या बताता है? वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा और उपभोक्ता की मौद्रिक आय के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या होगा, अब हम देखते हैं। उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर है। एंजिल का वक्र उपभोक्ता की मौद्रिक आय और मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, जिसको हम आय मांग भी कहते हैं। कीमत मांग, आय मांग। रिंकू, सोनू, हरजीत, रितु, आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑप्शन रितु आप सही हैं, सोनू आप भी सही हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नंबर नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी
यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी हो जाती है, मांग में भी कमी हो जाती है, तो ये वस्तु कौन सी है? तो दोस्तों मैंने आपको एक खंड बताया था, मांग के नियम के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। और मांग का एक ही सच्चा नियम अपवाद होता है। अपवाद का मतलब वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। तो मांग के नियम का एक ही सच्चा अपवाद है, सच्चा अपवाद, और वो है गिफिन गुड्स। वो कौन है? गिफिन गुड्स। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें मांग का नियम फ्लॉप हो जाता है, जिनमें मांग का नियम फ्लॉप हो जाता है। यूं तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें मांग का नियम असफल हो जाता है, लेकिन एक सीमा तक ही ऐसा होता है। एक सीमा के बाद मांग का नियम पुनः इन स्थितियों में लागू हो जाता है। लेकिन गिफिन गुड्स ऐसी निकृष्ट या घटिया वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव उनके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक बलशाली होता है। ये तो अर्थशास्त्र की परिभाषा है। और जनरल अवेयरनेस के रूप में जाने तो जिसमें मांग का नियम असफल हो जाए उसको ही गिफिन वस्तु कहते हैं। तो इस आधार पर इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक गिफिन की वस्तु। घटिया वस्तु, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, सभी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं भी होती हैं। घटिया वस्तु भी होती है, लेकिन सभी घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती है। सभी गिफिन वस्तु तो घटिया वस्तु होती है, लेकिन सभी गिफिन वस्तु घटिया वस्तु नहीं होती। भीमाराम, आप सभी सही हैं। रितु, भीमाराम, भरत, राकेश, थैंक यू, अच्छा जवाब दिया आपने। नंबर नेक्स्ट, सेटेरियस पेरिबस। सेटेरियस पेरिबस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको मार्शल की परिभाषा लिखाई थी मांग के नियम की, अन्य बातें स्थिर रहने पर। तो dx इज ए फंक्शन ऑफ px py m t n, यानी किसी वस्तु की मांग कई चीजों पर निर्भर करती है, कई कारकों पर निर्भर करती है, और मांग का नियम केवल इन दोनों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो मांग का नियम मैंने आपको क्या बताया था? अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर। तो अन्य बातों का स्थिर रहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक जो कारक है कीमत, उसके अलावा अन्य समस्त जो कारक है वो कांस्टेंट रहे। तो अन्य चर पर निर्भर चर को प्रभावित करते हैं, अन्य चर निर्भर चर को प्रभावित करते हैं, अन्य चर निर्भर चर को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है कांस्टेंट। सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है कांस्टेंट। तो इस आधार पर इसका जवाब ये तो नहीं होगा। हालांकि ये बात तो सही है, अन्य चर स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। अन्य चर ये हैं और स्वतंत्र चर भी ये है। ये आश्रित चर है। ये कौन सा चर है? ये आश्रित चर है। ये आश्रित चर है और बाकी ये सारे स्वतंत्र चर है। तो ये तो गलत बात है। निर्भर चर को प्रभावित करने, अब इसमें निर्भर चर यानी आश्रित चर कौन है? dx। तो dx को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहे। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ पर जाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार देख सकते हैं। मांग और पूर्ति दोनों स्थिर और संतुलन में होती है, अलग चीज है। तो सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। क्या होता है? कांस्टेंट। तो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य जो कारक हैं कीमत के अलावा, क्योंकि मांग का नियम कीमत में और वस्तु की मांग मात्रा में अपोजिट रिलेशन को बताता है, स्पष्ट करता है। तो इस आधार पर कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य चर हैं वो कांस्टेंट रहें, और इसको हम किताबी लैंग्वेज में बोलते हैं अन्य बातें स्थिर रहे। तीसरा ऑप्शन सही है। एग्जाम में अनंत बार ये क्वेश्चन
मैंने मेरे आज तक के 22 साल के कैरियर में पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा है। राज बिल्कुल सही है। कृष्णा धर्मवीर सिंह राठौड़ जय माता दी साहब, शायद मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, आप बने रहें और विगत जो वीडियोस हैं उनको आप देखें। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि, पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि, तो देखिए इस क्वेश्चन से ही अर्थशास्त्र का जन्म भी होता है और 3 शाश्वत सत्य बातें मानी जाती है। आगे आप जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है चुनाव की समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? अर्थव्यवस्था की या एक आम आदमी की भी केंद्रीय समस्या क्या होती है? केंद्रीय समस्या होती है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या। अब हमें चुनाव की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है? जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट चलते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, चुनाव ही तो करना है। बहुत सी अध्ययन सामग्री है, आप कौन सी अध्ययन सामग्री का चयन करें, चुनाव ही तो है। मार्केट से आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े की बहुत सी वेराइटीज और बहुत से वर्गीकरण यानी प्रकार हैं, कौन सा खरीदें, तो हम चुनाव करते हैं। अब ये चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र में क्यों जन्म लेती है? चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र में क्यों जन्म लेती है, ये इस क्वेश्चन का संदर्भ है। और आर्थिक जगत में 3 बातें शाश्वत सत्य हैं। अदर वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी आवश्यकताएं क्या हैं? आवश्यकताएं क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। हमारी आवश्यकताएं क्या होती है? अनंत। और अनंत आवश्यकताओं को हम पूरा किससे करते हैं? आय रूपी साधन क्या होते हैं? सीमित और वैकल्पिक, फिक्स और अल्टरनेटिव। और दी गई परिस्थितियों में इन दोनों पॉइंटों का हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं दी गई परिस्थितियां। और उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि। इन तीनों पॉइंट्स का यह मतलब होता है कि हम सब कुछ तो करना चाहते हैं और सब कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ कर नहीं सकते तो करेंगे क्या? जो आपने किया वो आपका व्यवहार है। मैंने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाने से पहले आपको उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड और केंद्रीय समस्या को कोरिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। पसंद का मतलब चॉइस, चॉइस का मतलब चुनाव जो आपने किया है। ऐसा आप क्यों करते हैं? लोग जो चाहते हैं उसका चुनाव करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इस जगत में समस्या है तो समाधान भी है। बिल्कुल गलत बात है। लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में उनकी साधन सीमित है, ये ही इसका राइट आंसर है। आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड आवर रिसोर्सेज आर फिक्स एंड अल्टरनेटिव। दूसरा इसका सही जवाब है हमारी तृष्णा कभी भी मिटती नहीं। एक आवश्यकता संतुष्ट होती है, पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता अपने आप जन्म लेती है। मैंने बहुत अच्छे से क्लास में इसको बताया भी था। चुनाव लोगों का तर्कसंगत बनाता है कि क्यों बनाता है? गलत बात है। चुनाव लोगों को तर्कसंगत क्या, गलत डिसीजन भी तो कर सकते हो आप। कीमत लोगों की पसंद पर निर्भर करती है, गलत बात है। कीमत तो मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी ने, जिसमें रितु को मैं देख पा रहा हूं, राज को देख पा रहा हूं, भरत गुज्जर को देख पा रहा हूं, आपने सेकंड की तरफ अपना रुझान दिया। आप बिल्कुल सही हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये स्तरीय प्रश्न है। पेपर सेटर इनसे टिपिकल प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता, ये तय है। और इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट बदलता नहीं है, वो फिक्स होता है। तो इन फिक्स बातों को अगर आप सार गंभीर कर लेते हो, अच्छे से समझ पाते हो, तो मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन कोई बहुत ज्यादा दूर है। निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो जाओगे। मांग वक्र उस समय रेक्टेंगल यानी आयताकार हाइपरबोला आकृति का होता है जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का मतलब क्या है? वस्तु की मांग में परिवर्तन किस कारण से आ रहा है? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। तो चाहे कीमत लोच कह दो चाहे मांग की लोच कह दो, एक ही बात होती है। और मैंने मांग की लोच की श्रेणियां बताई थी 5।
मांग की लोच की श्रेणियां बताई थी 5, और उसमें एक श्रेणी का नाम आपको बताया था इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग। तो जब किसी मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो उसको ही हम आयताकार हाइपरबोला कहते हैं। आयताकार हाइपरबोला कहते हैं। तो मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला कब होगा? जब मांग की लोच प्रत्येक बिंदु पर और एक मांग वक्र पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के कितने संयोग होते हैं? तो अनंत संयोग होते हैं। और अनंत संयोगों में से प्रत्येक संयोग पर E बराबर 1 यानी इकाई की लोचदार मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो उसको आयताकार हाइपरबोला, अंग्रेजी में रेक्टेंगल हाइपरबोला कहते हैं। तो हेमराज सॉरी, आपने 1 नंबर गलत बताया है। भीमाराम आप भी इसमें गलत हैं, अच्छे स्टूडेंट है मेरी नजरों में आपने गलत क्यों बताया? बाकी रूपाली, भरत गुजर, आप सब लोग सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। जब एक वस्तु की कीमत में कमी, तो कीमत में कमी के कारण अन्य वस्तु की, जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाती है तो बताओ ये वस्तुएं कैसी है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने स्थानापन्न पूरक इन वस्तुओं के बारे में बताया था। तो इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा? माना वस्तु x और वस्तु y, वस्तु x और वस्तु y, दो वस्तुएं हैं। किसी एक वस्तु की कीमत में कमी, तो px घटने पर, अब देखो px घटने पर क्या प्रभाव आएगा? मांग का नियम लागू होगा। px घटेगा तो dx बढ़ेगा, यानी x वस्तु की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में संबंध दे रखा इन दोनों का। x वस्तु की कीमत घटेगी तो x वस्तु की मांग बढ़ेगी, और इसमें यह बोला है कि x वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण एक अन्य वस्तु जिसको हमने y माना है उसमें कमी आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों वस्तुएं आपस में कैसी हैं? तो इस वस्तु की कीमत घटी और इसकी मांग में कमी आई। क्यों? क्योंकि इस वस्तु की मांग में क्या आई? बढ़ोतरी हुई। तो इसकी कीमत घटेगी और इसकी मांग कम होगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव वस्तुएं हैं, आपस में स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। कृष्णा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगर इसकी कीमत घटने से इसकी मांग बढ़ती तो ये दोनों वस्तुएं आपस में कहलाती कौन सी? पूरक वस्तुएं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं। इस तर्ज का एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में एग्जामिनर पक्का पूछेगा, चाहे तो आड़ी या तिरछी लोच को लेकर पूछे, चाहे वस्तु की प्रकृति के आधार पर मांग को लेकर पूछे। भरत, आप भी सही हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये दोनों आपस में। अच्छा क्वेश्चन था। नंबर नेक्स्ट। वीडियो समाप्त होने के बाद में इन पर वापस रियाज करिएगा आप। रितु, आप भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक बलशाली होता है, यानी इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, तो ये कौन सी वस्तु होती है? दोस्तों विशुद्ध रूप से तो ये तटस्थता वक्र का प्रश्न है, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो गिफिन वस्तु है उसकी अर्थशास्त्र की जो शुद्ध परिभाषा है वो यही है। सेकंड ग्रेड एसएसटी अध्यापक परीक्षा जो है उसमें लगातार ये प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है। तो गिफिन वस्तु की ऑथेंटिक परिभाषा क्या है? जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक बलशाली होती है, वो उसको गिफिन वस्तु कहते हैं। कमलेश जांगिड़, सही उत्तर है आपका। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इस एक क्वेश्चन को मैंने समझाना शुरू किया तो 4-5 घंटे खराब हो जाएंगे, तो एक क्वेश्चन को आप रट लेना। रूपाली, आपको ध्यान होगा, तो आपने प्रॉमिस किया था कि ठीक है देख लेंगे सर, तो वो यही क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने आपसे आग्रह किया था। नंबर नेक्स्ट। कीमत में वृद्धि के साथ
उपभोग व्यय। अब देखो पहचानो, मैंने आपको मांग की लोच बताई थी और मैंने आपको यह बताया था कि मांग की लोच का कोई प्रश्न हो और उसमें वस्तु की कीमत वर्ड हो और उपभोक्ता का व्यय यानी व्यय वर्ड हो, तो इसका मतलब ये आपको सीधे सीधे मान लेना है ये मार्शल की कुल व्यय विधि है, कुल व्यय विधि है। मांग की लोच को मापने की मार्शल की कुल व्यय विधि है। और मार्शल ने अपनी कुल व्यय विधि के तहत 3 रिजल्ट प्राप्त किए थे, जिसमें पहला रिजल्ट इन्होंने ये प्राप्त किया, कीमत में और कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है तो E इज लेस देन 1 होता है, कीमत में और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध होता है तो E इज ग्रेटर देन 1 होता है और अदरवाइज E इज इक्वल टू 1 होता है। तो कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में वृद्धि, तो इन दोनों के मध्य संबंध कैसा हुआ भाई? कीमत और कुल व्यय में संबंध कैसा हुआ? कीमत और कुल व्यय में संबंध हुआ आपका धनात्मक। और धनात्मक संबंध होता है तो मार्शल के निष्कर्ष के आधार पर E इज लेस देन 1 होता है, E इज लेस देन 1 होता है। तो इस आधार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाई से कम। तो इकाई से अधिक गलत बात है, इकाई से कम, इकाई से कम। बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट। अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, या तो मार्शल की कुल व्यय विधि और या आड़ी और तिरछी लोच का कोरिलेशन, यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा। जहां तक मेरा ओपिनियन है, मेरा तजुर्बा है, विगत एग्जाम्स का जो पेपर है उसका अध्ययन किया, उस आधार पे मैं ऐसा कह सकता हूं। नंबर नेक्स्ट, यदि x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु, तो वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु, तो वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु माना वस्तु y, माना वस्तु y। तो वस्तु x की स्थानापन्न वस्तु बता रहे हैं ये। स्थानापन्न का मतलब इसके स्थान पर ये भी काम में ले सकते हैं। जैसे अगर ये लक्स साबुन है तो ये क्या है? ये हमाम है, ये स्थानापन्न का मतलब हुआ। तो x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु, देखिए क्वेश्चन एक ही है, वस्तु की प्रकृति और मांग की आड़ी या तिरछी लोच या मांग फलन। धर्मवीर सिंह राठौड़ आपने 2 बताया। यदि x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत गिरती है, यानी इसकी कीमत गिरती है, इसकी कीमत क्या है? py में कमी आती है। अब py में कमी आती है तो जाहिर सी बात है dy क्या होगा? बढ़ेगी। dy क्या होगा? बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी? कम होगी। ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी? कम होगी। तो गिरती है तो x की मांग क्या होगी? घटेगी। ए ऑप्शन सही उत्तर है इसका। कृष्णा बिल्कुल सही बात है आपकी। राकेश, रूपाली आपने 3rd बताया बेटा, यहां पे आप गलत हो, अपरिवर्तित नहीं रहेगी। x भाई क्वेश्चन में अगले ने बता क्या रखा है? स्थानापन्न वस्तु है, तो x की स्थानापन्न वस्तु माना y, उसकी कीमत घटी तो उसकी मांग बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी तो इसकी मांग क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये अगले ने बता रखा है स्थानापन्न वस्तुएं हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ने के कारण इसकी मांग कम होगी। बिल्कुल सही बात है, घटेगी। ए ऑप्शन सही है। अनिशा, राकेश कुमार आप सही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग मात्रा के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध की व्याख्या कौन करता है? तो देखिए 2 प्रकार का संबंध होता है। एक तो होता है गुणात्मक संबंध और एक है मात्रात्मक। और गुणात्मक व्याख्या कौन करता है? गुणात्मक व्याख्या करता है मांग का नियम। मांग का नियम केवल दिशा ही तो बताता है, मांग का नियम। और साथ में आप सांख्यिकी भी पढ़ रहे हैं, वहां पे भी आपने वर्गीकरण और सारणियन में गुणात्मक और मात्रात्मक शब्द पढ़ा है। ओके, तो मांग के नियम में एक कमी थी, इसलिए मांग की लोच का नियम बना। कमी क्या थी? मांग का नियम केवल वस्तु की मात्रा और वस्तु की
कीमत के मध्य पाए जाने वाले अपोजिट रिलेशन की ही व्याख्या करता है। जबकि क्वेश्चन 3 है, संबंध कैसा, संबंध कैसा। नंबर 2, संबंध कितना, और नंबर 3, संबंध क्यों। तो तीनों प्रश्नों के लिए 3 सिद्धांत है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, ये तो मांग का नियम बताता है। कितना है, वो मांग की लोच बताती है। और क्यों है, वो तटस्थता वक्र बताता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है और मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने दिया है। थैंक यू। अनीसा, भरत, आप सब इसके जवाब में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई प्रश्न हो, यह आपको मैं सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण के आधार पर बता रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी अर्थशास्त्री का नाम आपसे पूछें सिद्धांतों में जो आपके सिलेबस हैं, तो सभी का जवाब आप एल्फ्रेड मार्शल करना। और समष्टि अर्थशास्त्र में किसी विद्वान का आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब करना J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। एडम स्मिथ तो कौन है, अर्थशास्त्र के जनक है भाई, अर्थशास्त्र के जनक हैं। और इनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 1776। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे आगे आप आज की ही क्लास में बाजार पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक चीज आपको पढ़नी है, कीमत निर्धारण में समय तत्व किसकी देन है। तो उसका जवाब भी क्या है, मार्शल ही है। तो माइक्रो में कोई आदमी का नाम पूछे तो आपको मार्शल करना है, और मैक्रो में किसी आदमी का नाम पूछे तो आपको क्या करना है, किन्स करना है। इतना ही याद रखना। आपका सिलेबस जो बताता है उसके आधार पर मेरे तजुर्बे से आपको कह सकता हूं, माइक्रो का कोई टॉपिक हो तो मार्शल, और मैक्रो का कोई टॉपिक हो तो आपका क्या होगा, किन्स। नंबर नेक्स्ट, पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार का मतलब परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, और पूर्णतया लोचदार मांग का अंकीय मूल्य। तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में इतना कम परिवर्तन होता है जिसे कांस्टेंट मान ले, और बावजूद इसके वस्तु की मांग अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए, तो उसको पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कहते हैं। तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कैसा होगा, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। तो यहां पर तो वस्तु की मात्रा और यहां पर वस्तु की प्राइस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बेलोचदार में तो क्या होता है, मात्रा फिक्स होती है, और इसमें क्या होता है, प्राइस फिक्स होती है। तो प्राइस इतनी रहेगी। तो ये आपका पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है, और इसका अंकीय मूल्य होता है E इज इन्फिनेटिव। E इज इन्फिनेटिव यानी अनंत। इसका सही जवाब है अनंत। और आकृति क्या होगी, एक्स अक्ष के समानांतर। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, अनंत। बिल्कुल अनीसा, आप सही हैं। नंबर नेक्स्ट, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है। अब दोस्तों, यहां पर एक चीज बहुत ढंग से समझिएगा। मैंने एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था और आते हुए भी बच्चों से गलत करवा लिया। देखो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और पूर्णतया लोचदार मांग वक्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है। वो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, और इसका जो अंकीय मूल्य होता है वो अनंत होता है, और ढाल भी क्या होता है, अनंत होता है। अब देखो, ये जो आकृति है ये एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर ही तो है, एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर। तो इसकी आकृति कैसी बनी, जैसी ये एक्स अक्ष की आकृति है वैसी ये आकृति है। तो इस लिहाज से तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। लेकिन एक चीज आप और याद रखना, अगर के स्थान पर से शब्द हो, के स्थान पर से शब्द हो, तो इसका जवाब बदल जाएगा। तो आप याद रखना, अपने प्रश्न पत्र में इसको ऐड भी कर लो, अर्थात y अक्ष से
क्षैतिज। देखो के का मतलब इस रेखा के बराबर समानांतर, से मतलब इसका पिक पॉइंट कौन सा है, इसका पिक पॉइंट है ये। तो ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, यानी ये रेखा जो निकल रही है ये वाई अक्ष से निकल रही है, वाई अक्ष से निकल रही है। तो ऑप्शन में अगर के स्थान पर से हो तो इसका जवाब होगा ये। बाकी ये और ये बात एक ही है। वाई अक्ष के समानांतर को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष से लंबवत। तो ये चीज थोड़ा बारीकी की चीज है, इसको आप ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टू बी नेक्स्ट, कीमत के स्थिर रहने पर, अब देखो dx इज ए फंक्शन ऑफ px py m t n, ये मांग फलन है। और मांग का नियम किस में संबंध बताता है, इन दोनों में, जबकि अन्य बातें समान रहे। लेकिन यहां पे क्या बता रखा है, कीमत के स्थिर रहने पर, यानी किसी वस्तु की प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। तो हो सकता है इनमें परिवर्तन से इसमें परिवर्तन आ जाए, संभव है। कीमत के स्थिर रहते हुए वस्तु की मांग में असामान्य परिवर्तन को क्या कहेंगे, वस्तु की मांग में असामान्य परिवर्तन को क्या कहेंगे। तो ये परिभाषा है किसकी, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र की। बिल्कुल राकेश, कमलेश, आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो। पूर्णतया लोचदार मांग, मैंने बताया ना, मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हैं उनके पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन मैक्सिमम 19 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और उनमें से कुछ एक क्वेश्चन का आज की टेस्ट श्रृंखला में मैंने समावेश किया है, क्योंकि आज के दिन हम पर्टिकुलर केवल एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके कोई भी संभावित चांस को क्यों छोड़ें। इसलिए अनिशा, राकेश, रूपाली, आप सब लोग सही हो, धन्यवाद के पात्र हैं आप। नंबर नेक्स्ट, लोचदार मांग। अब लोचदार मांग का अन्य नाम मैंने क्या लिखवाया था भाई, लोचदार मांग जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको एग्जाम हॉल में सोल्व करते समय भी ऐसे ऐसे लिखते जाना है। लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक, और इकाई से अधिक का मतलब E इज ग्रेटर देन 1। E इज ग्रेटर देन 1 मतलब विलासिता की वस्तु। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। लोचदार मांग का अंकीय मूल्य क्या होता है, तो मैंने पहले लिख दिया था E इज ग्रेटर देन 1 होता है, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। तो ये इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। भरत गुजर सर, तेरा क्वेश्चन सही था क्या, 13 नंबर, क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे भाई। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है राकेश, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है। भरत, बिल्कुल सही बात है, ए ही ऑप्शन सही होगा इसका। इस 15 नंबर क्वेश्चन का भी आपने जवाब सही बताया है। अनीसा, रूपाली, राकेश, प्रियंका सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात अधिक हो तो सिंपल सी बात है E इज ग्रेटर देन 1 होगा, E इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसे क्या कहेंगे, तो लोचदार मांग का जो अर्थ है वो इसमें पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है लोचदार मांग। देखिए, कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो अनुपात अधिक है। तो मांग अधिक बढ़े कीमत में परिवर्तन की तुलना में, तो उसको क्या बोलेंगे, लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार, लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार। अगर प्रियंका, धर्मवीर राठौड़, राकेश कुमार, आपने तो सही बताया राकेश। अगर धर्मवीर सिंह राठौड़ आपने इस क्वेश्चन का जवाब 1 बताया तो गलत हो मेरे भाई। रूपाली, भरत गुजर, इसमें आप गलत हो। 16 में अनीसा आप सही हो। आगे बढ़ते हैं।
इकाई लोचदार मांग का, इकाई लोचदार का मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, E इज ग्रेटर देन E इज इक्वल टू 1 होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की खपाने की जरूरत ही नहीं है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इसको क्या कहते हैं, आयताकार हाइपरबोला। एक मांग वक्र आयताकार हाइपरबोला कब होगा, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, बाकी सेम आंसर है, इकाई के बराबर। यानी मांग की लोच प्रत्येक बिंदु पर क्या होनी चाहिए, इकाई के बराबर। राकेश कुमार, थर्ड ऑप्शन कब होगा 16 में, थर्ड ऑप्शन कब होगा 16 में, इकाई लोचदार मांग। अगर यहां पर अधिक की जगह अगर बराबर शब्द हो मेरे भाई, तब ये होगा। जितना कीमत में परसेंटेज परिवर्तन आया है, उतना ही अगर मांग में परिवर्तन आए पिछले का। ओके, थर्ड ऑप्शन कब होगा 16 में, बता दिया ना। थर्ड ऑप्शन कब होगा 16 में, जब यहां पर यह लिखा जाए कीमत में परिवर्तन के कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में आनुपातिक परिवर्तन आपस में बराबर हो, तब यह इकाई लोचदार कहलाएगा। ओके, टू बी नेक्स्ट। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अनुपात तथा वस्तु की मांग मात्रा के परिवर्तन का आपसी अनुपात एक समान हो, आपसी अनुपात समान होने पर, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो यही क्वेश्चन है। यहां पर अगर बराबर होगा राकेश, तो इकाई के बराबर होगा। यानी कीमत में परिवर्तन भी 10% है और मांग में परिवर्तन भी 10% है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये तो हो गया मांग में परिवर्तन यानी E, ये हो गया कीमत में परिवर्तन जिसको माना है 1, तो E बराबर 1 यानी इकाई के बराबर। सिंपल क्वेश्चन था। टू बी नेक्स्ट। एक मांग वक्र y अक्ष के समानांतर लंबवत रेखा होगा, तो y अक्ष के समानांतर का मतलब क्या होता है, y अक्ष के समानांतर, ये y अक्ष और इसके समानांतर का मतलब हो गया इस प्रकार की खड़ी और सीधी रेखा, इस प्रकार की खड़ी और सीधी रेखा। जबकि मांग की लोच क्या होगी, तो यहां पर ये संयोग बिंदु, ये संयोग बिंदु, वस्तु की मांग बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इस स्थिति में कीमत तो बदल रही है, कीमत तो बदल रही है, लेकिन मांग कांस्टेंट है, तो मांग बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। तो पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। राज गलत समझ रहे हो आप। y अक्ष के समानांतर लंबवत रेखा होगी, होता है, जबकि मांग की लोच क्या होगी, पूर्णतया बेलोचदार। दूसरा ऑप्शन इसका सही है मेरे भाई। पूर्णतः लोचदार तो ये होता है, ये होता है पूर्णतः लोचदार तो x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। प्रियंका, अनीसा, आप सही हैं इस क्वेश्चन के प्रति उत्तर में। नंबर नेक्स्ट। देखिए, आपको पढ़ाते समय 23 तारीख से लेकर आज तक मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक पंक्ति को, हर एक बात को इतना पर्याप्त और ज्यादा टाइम दिया है कि अगर इतना समझाने के बाद आप सेल्फ स्टडी करें तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मैं तो इस उम्मीद में हूं कि जब भी संगणक का रिजल्ट आए, आपके एक के बाद एक लगातार फोन आए और मिठाई के डब्बे के लिए आप आग्रह करें। मैं इस उम्मीद में आपको इस लेवल से बढ़ा रहा हूं मेरे भाई बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच का अंकीय मूल्य E बराबर 0 होने पर, तो यह पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र का अर्थ है। मांग की लोच बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, तो यह पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र का अर्थ है। अंकीय मूल्य को कनेक्ट करके इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो E बराबर 0 होती है तो क्या होता है, मांग में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता, भले कीमत में परिवर्तन हो जाए। तो इसको भी क्या बोलेंगे, पूर्णतया बेलोचदार। यानी मांग में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, भले ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए। यहां आप लोग सब सही हो, जितने भी आप प्रति उत्तर दे रहे हैं। टू बी नेक्स्ट। वस्तु की कीमत परिवर्तित होने पर भी वस्तु की मांग स्थिर रहे,
तो मांग की लोच, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वस्तु की कीमत, ये ई पॉइंट था और ई पॉइंट पर इतनी कीमत और इतनी मांग थी, मांग मात्रा थी। ओके, अब कीमत में अगले ने परिवर्तन बता रखा है, तो परिवर्तन का मतलब कीमत बढ़ भी सकती है और कीमत घट भी सकती है, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि मांग बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी, मांग इतनी रहनी चाहिए। तो ये लो, ये E1 और ये E2, तो मांग वक्र कैसा हुआ, y अक्ष के समानांतर, और y अक्ष के समानांतर का मतलब E बराबर 0 और E बराबर 0 का मतलब पूर्णतया बेलोचदार। प्रश्न एक ही है, लेकिन उस एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं। और ये तमाम जो क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये आज तक किसी ना किसी बोर्ड ने, किसी ना किसी निकाय ने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ओके, इसका जवाब भी राज के अलावा गलत है, सबका सही है। राज आप गलत हैं, थोड़ा करेक्शन करें। बेलोचदार, बेलोचदार का मतलब क्या होता है, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। बेलोचदार कह दो और चाहे इकाई से कम लोचदार कह दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, E इज लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार, E इज लेस देन 1। तो आगे आपका उत्तर बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार, तो E इज लेस देन 1, यानी मांग में परिवर्तन क्या है, कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से कम है, उसको क्या बोलते हैं, बेलोचदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में आड़ी लोच। अब देखो, आड़ी लोच का मतलब क्या होता है, आड़ी लोच का मतलब होता है डी अक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी वाई, यानी कीमत तो है अलग वस्तु की, कीमत तो है अलग वस्तु की और मांग है अलग वस्तु की, और आड़ी लोच का यह मतलब है, और वस्तु बता रखी है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र वस्तु का मतलब क्या हो गया, ये रोटी है और ये कपड़ा है। कपड़ा तन को ढकता है, रोटी भूख शांत करती है। तो आड़ी या तिरछी लोच कैसी होगी, तो इसकी कीमत में परिवर्तन से इसकी मांग में तो परिवर्तन आएगा, लेकिन इसकी कीमत में परिवर्तन से इसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसका जवाब होगा शून्य। यानी स्वतंत्र वस्तुओं में आड़ी या तिरछी लोच शून्य होती है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आप में से देख रहा हूं कुछ लोगों को, जैसे राकेश है, रूपाली है, अनिशा है, राज है, तो जितने भी रेगुलर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप, इनकी संख्या लगभग 550 के आसपास है। आपका स्तर औरों से मैंने श्रेष्ठ पाया है। मैं आपके प्रति उत्तर जो जवाब दे रहे हैं उससे प्रभावित भी हूं और सेटिस्फाइड भी हूं। बिल्कुल आप सब लोग सही हैं, कमलेश, प्रियंका, मीना, सब लोग सही हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी या तिरछी लोच कैसी होती है, तो वही पैटर्न, डी अक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी वाई, ये तो आड़ी लोच हो गई। अगले ने क्वेश्चन में एक जानकारी तो ये दे रखी है और एक जानकारी ये दे रखी है। ये वस्तु कैसी है, स्थानापन्न। स्थानापन्न का मतलब क्या हो गया, एक के स्थान पे दूसरी को काम में लिया जा सकता है, तो लक्स साबुन के स्थान पर हमाम को और हमाम के स्थान पर लक्स को काम में लिया जा सकता है। तो आड़ी लोच कैसी होगी, यानी इसकी कीमत में परिवर्तन का इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह है क्वेश्चन। तो एक बार कीमत में परिवर्तन करके देख लेते हैं। माइनस, माइनस का मतलब घटी। अब अगर इसकी कीमत घटी तो इसकी मांग क्या हुई भाई, इसकी मांग बढ़ी, और इसकी मांग बढ़ी तो इसकी मांग क्या हुई, घटी। इसकी मांग क्या हुई, घटी। तो इसमें और इसमें संबंध कैसा हुआ, ये घटी तो ये भी घटी, तो संबंध हो गया धनात्मक, संबंध हो गया धनात्मक। आप सब लोग जिनके नाम मैंने अभी गिनाए हैं वो सभी इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप सही दे रहे हैं और दे भी रहे हैं तो मैं ये मान सकता हूं कि आपकी तैयारी का स्तर संतोषजनक है,
केवल इसको मेंटेन रखने की आपको आवश्यकता है, जरूरत है। नेक्स्ट, लक्स तथा हमाम साबुन की आड़ी लोच या तिरछी लोच कैसी होगी? तो उसमें मैंने करके बताया था और इसमें उसी क्वेश्चन को रिवर्स पूछा है, तो सेम ही आंसर होगा और वो आंसर है धनात्मक। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। ओके, नंबर नेक्स्ट, ई एक्स एम, देखिए डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम हो, तो इस आधार पर तीन रिलेशन हो सकते हैं। डी ई एक्स एक्स यानी ये और ये, ई एक्स वाई यानी ये और ई एक्स एम यानी ये और ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये तीसरा पैटर्न है। इसका मतलब एक्स वस्तु की मांग में इलास्टिसिटी नहीं, परिवर्तन क्यों आ रहा है? एम यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। और आय में परिवर्तन हो तो मांग की लोच के तीन ही प्रकार बताए थे, कीमत लोच, आड़ी लोच और आय लोच। तो ये क्या है? आय लोच है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका जवाब आप सबने सही दिया है, ठीक ठाक दिया है। विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच का अंकीय मूल्य क्या होता है? तो E इज ग्रेटर देन 1 होता है। यानी जितना इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आता है उससे ज्यादा इन वस्तुओं की मांग में परिवर्तन आता है। यहां भी आप सब लोग बिल्कुल राइट हो, E इज ग्रेटर देन 1। और एक वस्तु इस आर्थिक ऋतु, अगर आपने इसका थर्ड बताया है बेटा तो गलत है, और पिछला इसका भी थर्ड नहीं है, तो ऋतु एक जगह तो आप गलत हो। ये नहीं आया। अरे भाई क्वेश्चन राज, क्वेश्चन का क्रमांक लिख के भेज भाई, ऐसे नहीं समझ पाऊंगा। बिल्कुल सही है, E इज ग्रेटर देन 1। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से न्यूनतम मांग की लोच होगी। तो न्यूनतम नहीं, शून्य भी होती है। और निम्न में से न्यूनतम मांग की लोच होगी, जैसे इस समय आपने सुना होगा टमाटर के भाव सेब के भाव के इक्वल हैं, उनसे आगे हैं। अदरक के भाव मार्केट में बहुत हाई हैं। तो जरूरी थोड़ी है अगर टमाटर और अदरक के भाव बढ़ गए तो आप सब्जी में या चाय में अदरक या टमाटर का यूज करें, उनका अल्टरनेट देख सकते हो। टमाटर की जगह अगर खटाई आपको यूज करनी है तो अमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर अदरक महंगी हो गई तो इलायची पीस सकते हैं, वो चाय का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसी वस्तु बताओ जिसकी कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसी वस्तु को कहते हैं आवश्यक वस्तु। क्या बोलते हैं? आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु में E बराबर क्या होता है? E बराबर 0 होता है। यानी जो फिक्स टेस्ट में यूज की जाए वो आवश्यक वस्तु है, और ऐसी स्थिति में इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। मैंने इसको जोड़ दे के लिखाया भी था जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे थे। आप सभी का जवाब सही है, नमक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु पर व्यय, अब देखो फिर से यहां पे क्या आया है? व्यय की गई आय का अनुपात कम हो जाए। देखो उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, आय तो बढ़ रही है, और उस वस्तु पर आप खर्चा कम कर रहे हो, तो इसका मतलब वो वस्तु अब आपके पहले जितने काम की नहीं रही। और मैंने इसको मेरे लिहाज से जो आपको बताया था वो बताया था घटिया वस्तु। घटिया वस्तु का मतलब ऐसी निकृष्ट वस्तु जो पहले तो आपके काम की थी और अब आपके काम की नहीं है। तो नहीं है तो आपकी इनकम बढ़ गई, जैसे बाजरा आप खाते थे और अब बाजरे की कीमत घट गई, और या मान लीजिए कीमत उतनी है लेकिन आपकी आय बढ़ गई तो भी आप उस पर खर्चा कम कर रहे हो, तो आपका रुझान गेहूं की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। विलासिता में तो क्या होगा? आय बढ़ेगी तो कुल व्यय उस पर किया गया व्यय भी बढ़ेगा। ओके, नंबर 2 सही जवाब है रूपाली,
घटिया भीमाराम, इसमें भी आप सही हैं सभी लोग। वस्तु की कीमत तथा उस पर किए गए कुल व्यय, तो सीधा सा प्रश्न है, कीमत और कुल व्यय के मध्य संबंध की व्याख्या किसने की? मार्शल ने। कौन सी विधि के तहत की? कुल व्यय विधि। कितने निष्कर्ष निकाले? 3। क्या क्या निष्कर्ष निकाले? कीमत में और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध हो तो E इज ग्रेटर देन 1, कीमत में और कुल व्यय में धनात्मक संबंध हो तो E इज लेस देन 1। तो कीमत तथा किए गए कुल व्यय के मध्य संबंध की मांग की लॉज को मापने की, तो इसमें तो विधि पूछी है, तो मार्शल की कुल व्यय विधि। देखो बिंदु विधि का तो प्रयोग कब करते हैं? जब किसी मांग वक्र के अनंत संयोगों में से पर्टिकुलर किसी एक ही संयोग पर मांग की लोच की गणना करनी हो। कुल व्यय विधि इसका सही जवाब है। आर क्या चापलोच विधि का प्रयोग कब करते हैं? जैसे ये एक मांग वक्र है और इसका पॉइंट है ये ई, इस पर ही मांग की लोच की गणना करनी हो तब तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर ये मांग वक्र है, इसके दो बिंदु हैं ई और E1, इन दोनों के बीच में अगर मांग की लोच की गणना करनी हो, इन दो पॉइंट के बीच में, तब है ये विधि आर क्या चापलोच विधि। और आगम विधि क्या होती है? आगम विधि होती है E बराबर AR बटे AR माइनस MR, जिसके लिए मैंने ये बोला इसको छोड़ देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके जवाब में भी आप सब लोग बिल्कुल सही हैं। किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि के फलस्वरूप उसकी मांग में, तो देखो ये तो बढ़ रही है और ये घट रही है, मांग का नियम भी लागू हो रहा है, मांग की लोच भी लागू हो रही है। तो मांग की लोच क्या होगी? तो देखो मांग की लोच का सूत्र क्या होता है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कितना है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन है 10%, मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना है? 13%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 13, इसका जवाब आ गया 1.3। तो 1 से ज्यादा है तो E इज ग्रेटर देन 1, E इज ग्रेटर देन 1, तो इकाई से अधिक। मांग की लोच का जो अर्थ है, जो सूत्र है, उसका मात्र प्रयोग करते हुए इसको सॉर्ट आउट करना था। बिल्कुल इसका जवाब आपका नहीं आया, वेट करता हूं। नंबर नेक्स्ट, जब किसी मांग वक्र के जस्ट ए सेकेंड प्लीज, अब आपके सबके जवाब आए हैं विगत क्वेश्चन के 32 के, सब लोग सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर, तो 1 सेकंड पहले ही बताया था, एक बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी हो तो बिंदु विधि, दो बिंदुओं के मध्य मांग की लोच की गणना करनी हो तो चापलोच विधि। ठीक है, प्रतिशत विधि अभी जस्ट क्वेश्चन हो ही गया, तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसके जवाब में भी आप 100% सही है। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर P भी 2 है और Q भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य A और B, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मांग की लोच की गणना करनी हो तो आर क्या चापलोच विधि का प्रयोग किया जाता है। और आर्क और चापलोच विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अंश में तो क्या आएगा? मात्रा। हर में क्या आएगी? कीमत। पहले मात्रा घटती है फिर मात्रा जुड़ती है, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई देन P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। इस फॉर्मूले से जो भी इसका राइट आंसर है करके देखते हैं एक बार। Q1 प्लस Q2, तो Q1 और प्लस Q2, Q1 5 है और Q2 10 है, तो 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 का मतलब आ गया आपका माइनस का 5, 5 माइनस 10 और नीचे आ गया 15 गुणा P1 P2, P1 10 P2 5, तो 15 और 10 माइनस 5 यानी 5, तो माइनस 75 बटे 75। माइनस का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक रिलेशन, और 75 बटे 75 का मतलब क्या हो गया? तो E बराबर -1, और -1 का मतलब क्या है? E बराबर 1, क्योंकि माइनस का जो संकेत है
ये ऋणात्मक संबंध के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने आपको बताया था मांग की लोच में जब कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉर्ट आउट करोगे तो उसका सॉल्यूशन में माइनस का संकेत पक्का आएगा, जो इस बात का द्योतक है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग मात्रा में अपोजिट रिलेशन पाया जाता है। तो इकाई के बराबर इज द राइट आंसर टू बी नेक्स्ट। यदि किसी मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, तो बिंदु ए और बिंदु बी, तो आर क्या चापलोच विधि काम में ली जाती है? आर क्या चापलोच विधि, आर क्या चापलोच विधि, बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैंने इसके लिए आपको बोल दिया था इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये आगम विधि है। ये कौन सी है? ये आगम विधि का सूत्र है, आगम विधि। और आगम विधि के अनुसार E बराबर AR बटे AR माइनस MR होता है, AR बटे AR माइनस MR होता है। ये मेरे हिसाब से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, और भी बहुत अनंत क्वेश्चन है, उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस सूत्र ही आप याद रखना, E बराबर, क्योंकि रेवेन्यू हम पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन पढ़ेंगे मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मांग फलन। तो अभी तक तो हमने देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, अर्थशास्त्र कंप्लीट कब होता है? जब अर्थशास्त्र की किसी एक बात को 3 अलग अलग अंदाजों में कहें, एक तो शब्दों में, दूसरा उसी बात को गणित के रूप में यानी ज्यामितीय रूप में, तीसरा उसी को डायग्राम यानी चित्रों के रूप में, तब जाके इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है। तो मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर शब्दों से कह दिया, मांग फलन शब्दों से कह दिया, अब उसको गणित के रूप में कहा गया है। dx बराबर 35 माइनस 4p होने p अक्स होने पर 5 रुपए प्रति इकाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि कीमत 5 है, तो dx बराबर 35 माइनस 4 और px की जगह 5 रुपए लिख दो, 5, तो 100 देन 35 माइनस 20 बराबर 15, 35 माइनस 20 बराबर 20, 35 माइनस 4, 5 बिल्कुल सही लिखा है, 5 4 20, 35 बिल्कुल ओके। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अनिशा आपका जवाब सही है 37 नंबर का। रितु आप पहले वाले क्वेश्चन की तरफ ही अभी, ये अच्छा प्रश्न है। रितु बिल्कुल सही है। रूपाली आप सब लोग सही दिशा में सोच रहे हैं, आपका जवाब सबका सही है। स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में आड़ी लोच कैसी होती है? तो स्थानापन्न में तो होती है पॉजिटिव और पूरक में होती है नेगेटिव। तो ये तो गलत हो गया, उल्टा लिख रखा है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करके भी बताया था आपको और उसी को रिपीट किया है भरत, बिल्कुल सही बात है। 38 नंबर, 2 नंबर ऑप्शन सही है। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन हो, तो गिफिन वस्तु की परिभाषा है। सामान्य क्वेश्चन था, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और आज की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं, मैं जिस दिशा और दशा में आपको लेके चला हूं, ताकि एक कारवां बनाए हम अपने गुरुजन का, और ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं, और ख़ास तौर पर अपने फैमिलियर्स का नाम रोशन करें। इसके लिए आपको पहले तो कड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद में उस हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क में तब्दील करना होगा। तो आशा करता हूं ये सारे वीडियोस, ये सारा स्टडी मटेरियल ये आपके लिए लाभकारी होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाली संगणक की एग्ज़ाम में आप शिरकत करके सिलेक्शन का परचम लहराएंगे, और ताकि उससे हमारा भी कद बढ़े और हम कह सकें कि हमारे इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और आपके परिवार को हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि, थैंक यू।